हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश AECC का चैप्टर नंबर 2। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 की वीडियो का मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे बिकॉज़ वो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था। इनफैक्ट इसमें सारे चैप्टर्स ही लेंदी हैं, इसलिए आप उन दोनों पार्ट्स को देख लेना अगर आपको चैप्टर समझना है तो। और जो मैंने पार्ट 2 बनाया था उसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था मोटू पतलू वाला। उसमें आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को वो वाला एग्ज़ाम्पल पसंद आया है। तो थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को आज शुरू करेंगे। आज का चैप्टर है यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। जो शुरू में ये इंट्रोडक्शन होता है, आप इसको रीड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ये लिखा होता है कि इस यूनिट में, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, बाकी इसमें कोई एज सच कोई नॉलेज की चीज़ मतलब इतनी नहीं होती है, बट आप इसको रीड कर सकते हो। हम अपना सीधा चैप्टर शुरू कर देंगे। फर्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के क्या क्या लेवल्स होते हैं उसको हम समझेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नोट्स के लिए। देखो, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मैंने AECC का लेक्चर शुरू करा है, तो इसका मतलब ये है ना कि आपको इस वीडियो को देखना है और आपको नोट्स खुद बनाने हैं। अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी तो क्या मतलब बन जाएगा इस वीडियो का। ओके, मैं आपको समझाती जाती हूँ, साथ में मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप नोट्स बना लो। अब देखो, AECC एक एडिशनल सब्जेक्ट है। इसमें आपको एज सच कोई बड़े बड़े नोट्स, किसी प्रोफेसर के लिखे हुए नोट्स, किसी टॉपर के लिखे हुए नोट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप छोटा सा खुद भी अपने हिसाब से नोट्स अगर आप लोग बनाएंगे तो आप इस सब्जेक्ट को ईजिली अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और सेकंड डाउट था कि OBE की प्रिपरेशन करवा दो इंग्लिश ACC में। देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें आप ध्यान से पढ़ो इस चैप्टर को। अगर आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हो उस चैप्टर को तो, और जो मैं आपको बातें बताती हूँ उनके नोट्स बनाते जाओ। जैसे अभी हमारा टॉपिक शुरू हो गया लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपना भी नोटबुक निकालो, नोट्स लिखना शुरू करो। क्योंकि अगर मैं नोट्स दे दूँगी आप उसमें से लर्न कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। और कम्युनिकेशन है, इसको आप बिल्कुल भी फालतू मत समझना। अगर कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट को देखा जाए ना, ACC में काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कम्युनिकेशन करना हर किसी को आता है, लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत कम लोगों को आता है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ आज होने वाली है। मैंने आपको बता दिया नोट्स के लिए क्या है। नोट्स आप खुद बनाएं। मैंने शुरू से ही बोला है अपनी वीडियोस में कि आपको हैंड रिटन नोट्स खुद बनाने चाहिए। इससे आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट एट डिफरेंट लेवल्स डिपेंडिंग ऑन द वेरियस नीड्स दैट दे हैव एज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर विदाउट कम्युनिकेटिंग वी कैन नॉट थिंक ऑफ फॉर्मिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ह्यूमन बींग्स जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। और वो लेवल्स डिपेंड करते हैं कि इंसान किस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा है, क्या उसकी ज़रूरत है बात करने की। जैसे हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्रोफेशनल जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, प्राइवेट कम्युनिकेशन करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें डिफरेंस होते हैं। To understand oneself, to understand others as well as to develop our understanding of the society. It is essential that we theoretically understand the different kinds of communication that we engage in our everyday life to make our life worth living. यहाँ पे कम्युनिकेशन के फ़ायदे बताए हुए हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन करनी चाहिए, इससे हमारा डेवलप होगा, सोसाइटी को अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाएंगे, सोसाइटी हमको अच्छे से समझ पाएगी। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ से आपकी मेन चीज़ शुरू हो गई है जो हम पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट लेवल आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आखिरकार होता। उससे पहले सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट है एक्स्ट्रा पर्सनल, सेकेंड है इंट्रा पर्सनल, थर्ड है इंटरपर्सनल, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल एंड लास्ट है मास कम्युनिकेशन। टोटल आज हम
5 लेवल्स पढ़ने वाले हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदर। नाम याद रखना, फर्स्ट है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड है इंट्रापर्सनल, थर्ड इज इंटरपर्सनल, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड फिफ्थ इज मास कम्युनिकेशन। अब इसमें से बच्चों को मास कम्युनिकेशन पता होगा, बट आई थिंक ये जो ऊपर के 4 हैं ये आपको नहीं पता होंगे, बट कुछ को पता भी होंगे। फर्स्टली है हमारा एक्स्ट्रा पर्सनल। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पर्सनल। अब देखो इसमें आपको ये टॉपिक आ गया तो आप नोट्स बनाना शुरू करो। एक्स्ट्रा पर्सनल हेडिंग डाली और लिखो इन एक्स्ट्रा, क्योंकि जो ये लैंग्वेज है ना काफ़ी इजी लिखी हुई है, इससे इजी लैंग्वेज से कुछ हो ही नहीं सकती। सो आप इसको चाहो तो आप जो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ ये नोट्स PDF जो भी है इसमें से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसमें लिखा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज है आप नोट्स ही नहीं बना पा रहे हो। एंड ACC तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, तो आप इसको कर सकते हो। तो नोट्स ऐसे ही बनाओ तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। In extrapersonal communication, human beings interacts with non-human entities. We often communicate with our pets, which can be termed as extrapersonal communication. So, extrapersonal communication एक ऐसी communication है जिसमें एक human being यानी कि इंसान किसी ह्यूमन बींग से बात नहीं करता, वो किसी नॉन ह्यूमन बींग से बात करता है, नॉन ह्यूमन एंटिटीज से बात करता है। अब नॉन ह्यूमन एंटिटीज में आ जाते हैं आपके पेट्स बोल लो, एनिमल्स बोल लो, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स बोल लो, जिनसे हम बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, सो वो डॉग से बात करते हैं। सो जब कोई एक इंसान डॉग से बात कर रहा है, नहीं कि उससे कम्युनिकेट कर रहा है ना, जैसे हम भी हमारी गली में या फिर कोई स्ट्रीट डॉग है या फिर कोई हमारा पेट है, हमारे घर में कोई डॉग है, कैट है, कुछ भी है, हम जब उससे बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे घर में एक पेट है डॉग, मानो कि उसका नाम है मानो जैकी, फॉर एग्जांपल जैकी उसका नाम है। सो मैं उसको बोलूँगी जैकी खाना खाएगा, जैकी पानी पिएगा, जैकी कैसा है, तो मतलब ये हम उससे बात करते हैं, आप भी ऐसा बात करते होंगे। सो ये होती है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। सेकंड हम देखेंगे तो है इंट्रापर्सनल। Interpersonal communication happens when we communicate with ourselves, which we often do for various reasons. Intrapersonal का मतलब होता है खुद से बात करना। अब क्या मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी खुद से बात करी है, अपने आप से आपने बात करी है, तो आप सोचोगे कि अपने आप से कैसे बात कर सकते हैं लेकिन हम अपने आप से बात करते हैं। लाइक मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से ना हम अच्छे से समझ पाते हैं। अब मानो कि मेरा ना कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ना मैं मतलब एक रूम में अकेले हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है बात करने के लिए। सो मैंने ना अपना सारा सिलेबस अच्छे से रीड कर लिया है, मैं टेस्ट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। फिर मैं अपने आप से बात कर रही हूँ कि यार क्या मैं कल के टेस्ट में अच्छा कर पाऊँगी। तो ये मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई और नहीं बैठा हुआ कि मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ कि क्या मैं कल का एग्ज़ाम अच्छा दे पाऊँगी। फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ मैंने पढ़ा है और मैं ऐसा मतलब मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो जब मैंने वो सेंटेंस बोला कि क्या मैं एग्ज़ाम अच्छा कर पाऊँगी, सो वो मेरी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन थी, उसमें मैं अपने आप से बात कर रही थी, और ऐसा हम लोग करते हैं। सो इंट्रापर्सनल भी आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे थर्ड इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कंफ्यूज मत होना। Interpersonal communication refers to all communications that we share with other human beings. Interpersonal मतलब इंटर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे ना, मतलब हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो वो हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। आप अपने किसी फ्रेंड से, मदर से, फादर से, सिस्टर से, ब्रदर से, टीचर से, प्रोफेसर से, किसी से भी आप बात कर रहे हो, सो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। सो इसके बारे में आप नोट्स में लिखेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन दैट वी शेयर विद अदर ह्यूमन बींग्स। हम किसी भी इंसान से बात कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल में आ जाती है। अब देखेंगे फोर्थ क्या है। फोर्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। Communication that happens within an organization is termed as organizational communication. अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस
हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन होती है सो उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा पर्सनल क्या होता है। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये था कि हम किसी नॉन ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, लाइक आप अपने पेट से बात करते हो, स्ट्रीट डॉग से बात करते हो। फिर था इंट्रा पर्सनल। इंट्रा पर्सनल होता है जब हम अपने आप से बात करते हैं, इट मीन्स व्हेन वी कम्युनिकेट विथ आवर सेल्फ, ओके। फिर है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल है इट रेफर्स टू ऑल कम्युनिकेशन दैट वी शेयर विद अदर ह्यूमन बींग्स, मतलब हम किसी से भी बात कर रहे हैं वो इंटरपर्सनल में आ जाता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात हो रही होती है, ठीक है, इट हैपन्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव progress if the employees of the organization do not communicate with each other and with the outside world। तो ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी ऑफिस की तरह समझ सकते हो, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारा लास्ट है मास कम्युनिकेशन। एक सेकेंड, इसके 4 पार्ट्स हैं, ये आपको मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज इंटरनल ऑपरेशनल। तो इंटरनल से आपको पता लग रहा है अंदर, और एक्सटर्नल से पता लग रहा है एक्सटर्नल, एंड पर्सनल से पता लग रहा है पर्सनल, प्राइवेट। सो इंटरनल में क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑपरेशनल एंड प्रोफेशनल इन नेचर। यानी कि फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बात हो रही होती है, ठीक है, तो वो होती है इंटरनल ऑपरेशनल। जैसे कि आपके बॉस ने कुछ बोला या फिर आपका कोई मैनेजर है वो आपको कुछ बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, सो वो है इंटरनल ऑपरेशनल। सेकेंड है एक्सटर्नल ऑपरेशनल, विद पीपल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड अबाउट प्रोफेशनल थिंग्स। एक्सटर्नल ऑपरेशनल का मतलब होता है जब हम किसी बाहर के इंसान से, किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं प्रोफेशनल थिंग्स को लेके। लाइक एग्जांपल समझो, मेरी एक कंपनी है बिस्किट की, ठीक है, मैं दूसरी कंपनी के पास जाऊंगी कि मुझे आपके साथ डील करनी है, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, कोई भी बात हो सकती है डैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की कोई भी बात होगी सो वो आएगा एक्सटर्नल ऑपरेशन। यानी कि जब हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक कंपनी से, हम किसी बाहरी इंसान से, किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से जब हम बात करते हैं या कोई डील करते हैं डेट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, सो वो है एक्सटर्नल ऑपरेशनल। लास्ट इज पर्सनल, ऑल कम्युनिकेशन नॉट डीलिंग विद ऑपरेशनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मतलब ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो हम बिल्कुल पर्सनल लेवल पे करते हैं, ना ही वो ऑपरेशनल होगी ना ही वो प्रोफेशनल होगी। सिंपल है, समझ में आ गया। लास्ट देखेंगे क्या है, मास कम्युनिकेशन। व्हेन द कम्युनिकेशन इज विद अ लार्ज ऑडियंस देन इट टर्म्ड एज मास कम्युनिकेशन। सो यार देखो, मास का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। सो कम्युनिकेशन जब आपकी मतलब एक ग्रुप के अंदर हो रही हो जहाँ पे आपके पास बहुत लार्ज ऑडियंस है, सो वो मास कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। मीडियम्स लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स, audiovisual mediums like radio, television, and internet, etc., are used to communicate with the masses. Even musical and theatrical performance, cinema, etc., are form of mass communication. सो आपने सुना होगा ना कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा हूँ मैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हूँ मैं। सो वो क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स क्या इंक्लूड करता है, जो हम कोई टीवी में, रेडियोज़ में, रेडियो में जो जॉकी होते हैं, टीवी में जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, सो ये जो हमको न्यूज़ देते हैं जॉकी होते हैं, ये सब दे ऑल आर द पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया मास कम्युनिकेशन क्या होती है। जैसे आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, मास कम्युनिकेशन है, ओके। आप कोई रेडियो सुन रहे हो, रेडियो पे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, इंटरनेट पे आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो वो मास कम्युनिकेशन है कि उसकी बहुत बड़ी एक ऑडियंस है। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन,
वो हमने कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है, नोट्स आपने बना लिए होंगे। ओके, फिर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मैं आपको इस तरीके से ना इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इससे ना आपके साथ के साथ नोट्स बनते रहेंगे, आप समझ भी रहे हो, मतलब आपको इससे ऐसा फील आएगा कि आपको कोई मतलब इंसान समझा रहा है, और मतलब जैसे आपके कॉलेज में होता है कि आपके प्रोफेसर आपको समझाते हैं और आप नोट डाउन करते जाते हो, तो आपको ना उस तरीके से लिखना है। बट अभी आपके पास ऑप्शन ये है कि अभी आप मुझे पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो, बट उस समय ऐसा नहीं हो पाता, आपको स्पीड में लिखना पड़ता है। तो अभी आपके ना काफ़ी फेयर नोट्स बन जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव, जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं, डिस्कस करेंगे कौन कौन से। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ओरल एंड रिटन। सो ये 3 टाइप्स हैं, इनको याद रखना, मेंशन कर लो नोट्स में। फर्स्ट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर आपको किसी की डेफिनेशन आती है तो आप मुझे लिख के बता सकते हो। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपको कम्युनिकेशन की वो लिखनी है डेफिनेशन, तो बहुत से बच्चों ने लिखी भी थी। वेरी गुड, मैंने चेक करी आपकी, आपने अच्छी लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊँ कि वर्बल लैंग्वेज क्या होती है तो वो सुन लो। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ लैंग्वेज in which language is used according to the rules of grammar. So verbal communication एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें लैंग्वेज यूज़ होती है और ग्रामर के रूल्स, यानी कि लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज है और इंग्लिश की लैंग्वेज में ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं। सो तभी तो आपकी वो लैंग्वेज बनेगी। अब मैं आपको कोई सेंटेंस बोलूँ कि यू आर माई सब्सक्राइबर, तो ये सेंटेंस बन गया क्योंकि ये लैंग्वेज बन गई, इंग्लिश की लैंग्वेज है ये, और मैंने इसमें ग्रामर के रूल अप्लाई करे हैं, यू आर माई सब्सक्राइबर। सो अगर मैं इसमें ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं करती, मैं कुछ भी बोल देती, लाइक मैं बोल देती आर माई यू सब्सक्राइबर, कुछ मतलब आर सब्सक्राइबर यू माई, तो क्या सेंटेंस बना, क्योंकि मैंने इसमें ग्रामर्स के रूल को बिल्कुल ही यूज़ नहीं करा, जिसको बोल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Verbal and non-verbal communication. Communication can also be divided into categories like verbal and non-verbal. Whereas verbal communication include both oral and written communication, non-verbal communication includes any communication which is neither oral nor written and includes modes such as postures, gestures, dressing, etc. So देखो यहाँ पे उन्होंने 3-4 लाइनों में ही बहुत बड़ी बात बोल दी है जो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन को। देखो वर्बल, हम बोलते हैं ना हमने कोई चीज़ वर्बली करी, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है ओरल, एक पार्ट है रिटन। सो वर्बल का मतलब ये नहीं होता कि हमको सिर्फ मुंह से ही बोलना है, यानी कि हमको सिर्फ ओरल ही बोलना है, नो। आप लिख सकते हो बट उसमें आपकी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए और रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि मतलब प्रॉपर आपका वो लिखा हुआ होना चाहिए। सो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, रिटन एंड ओरल। सो ये आप इसका फ्लो चार्ट बना लो। अब इन्होंने फिर बोला है कि जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, शॉर्ट में लिखा है कम्युनिकेशन होती है, उसमें ना ही ओरल होता है ना ही रिटन होता है, वो इंक्लूड करती है बस पोस्चर्स, जेस्चर्स, ड्रेसिंग्स, मतलब उसमें ना ही बोलना होता है ना ही लिखना होता है। अब नॉन वर्बल का मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी टीचर ने आपसे कुछ पूछा है कि आपको ये समझ में आया, आपने कुछ नहीं बोला, बट यू आर नोडिंग योर हेड, आप अपना सिर हिला रहे हो, सो ये इंक्लूड करेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आपने कुछ नहीं बोला बट आपने अपना हेड को नोड किया, तो आपका टीचर समझ गए कि हाँ आपको समझ में आ गया। वहीं पे अब मानो कि मुझे कोई चीज़ बहुत अजीब सी लगी बट मैंने कुछ बोला नहीं कि व्हाट रबिश,
हाउ स्ट्रेंज, मैंने कुछ नहीं बोला, बट मैंने ना अपनी आईब्रो को से ऊपर कर दिया ताकि मुझे मतलब, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से हमको पता लग जाता है ना कि ये मतलब क्या चीज़ है। तो मतलब समझ रहे हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। इसमें ना ही हम बोलते हैं ना ही हम लिखते हैं, बट हमारे इसमें पोस्चर्स, हमारा हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, जेस्चर्स। अब मैं मानो कि मैं आपको कोई हैंड से कुछ इशारे कर रही हूँ, सो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगा। यहाँ समझ में आ गया। अभी अगर आपको नोट्स बनाए तो लिख लो, मैं आपको बताती हूँ। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में आप लिख सकते हो, इट इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग मीनिंग बाय मीन्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय आवर वोकल ऑर्गन्स। सो जो ओरल वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आपका साउंड इंक्लूड होना ज़रूरी है, यानी कि उसमें आपका बोलना ज़रूरी है। और जो रिटन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या बोलता है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ इंफॉर्मेशन मीनिंग्स बाय मीन्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। यानी कि इसमें आप लिख सकते हो या फिर आप किसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी समझा सकते हो अपनी बात को, ठीक है। ये फ्लो चार्ट को जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे भी इन लोगों ने गिवन है, इसको भी हम रीड करेंगे फिर से। In verbal communication, language is used according to the established rules of grammar syntax। देखो वही बात है, लैंग्वेज को हमको ऐसे यूज़ करना है कि हमारा ग्रामर सिंटैक्स बिल्कुल परफेक्ट हो। To communicate emotions and feelings and to share information and meaning depending on the way we use words by speaking or by writing। Verbal communication is divided into two categories, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लो चार्ट बना लेना। ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच इज़ द मोर फ्रिक्वेंटली यूज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे ना अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्बल कम्युनिकेशन के टू पार्ट्स हैं, डेट इज़ ओरल एंड रिटन। अब मैं आपसे पूछूं कि हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन। सो आप बोलोगे ओरल कम्युनिकेशन, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा ओरल ही यूज़ करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन हम बहुत कम यूज़ करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि कोई नोटिस है, कोई लेटर लिख रहे हैं तो बहुत कम है। बट फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम ओरली बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझो, आपके कॉलेज में एक कॉलेज में आपका फेस्ट होने वाला है, ठीक है। आपके कॉलेज के प्रेसिडेंट ने, प्रिंसिपल ने, वाइस प्रेसिडेंट ने आपको इसकी इंफॉर्मेशन देने का सोचा, आपको कम्युनिकेशन करने का उन लोगों ने सोचा। अब उनके पास दो तरीके हैं, या तो ओरल कम्युनिकेशन करेंगे या फिर रिटन कम्युनिकेशन करेंगे। सो उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो वो लोग अप्लाई करेंगे वो करेंगे ओरल कम्युनिकेशन का। सो ओरली वो आप सबको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि आपके कॉलेज में फेस्ट होने वाला है। देन उसके बाद वो कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद रिटर्न नोटिस लगा देंगे कि कॉलेज में फेस्ट होने वाला है। सो जिन लोगों ने ओरल में नहीं सुना, मिस कर दिया, वो यहाँ पे समझ लेंगे। बट जो फर्स्ट उन लोगों ने अप्लाई किया था वो था ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, मतलब ओरल को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। देयर आर रीजन्स फॉर इट टू बी सो, सम ऑफ द रीजन्स आर। अब ओरल को ही क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके भी रीजन्स गिवन है, देखते हैं। वी नीड नॉट बी लिटरेट टू स्पीक एज इज़ नीडेड इन रिटन कम्युनिकेशन। देखो जब हम ओरली कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमको उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी नीड नॉट बी लिटरेट टू स्पीक, एक सेकेंड यहाँ कुछ गलती हुई है, मुझे फिर रीड करने दो। वी नीड नॉट बी लिटरेट टू स्पीक एज इज़ नीडेड इन रिटन कम्युनिकेशन। हाँ देखो, अब स्पीक है, बोल तो हर कोई सकता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें हमको एक अच्छी सेंस होना, नॉलेज होना ग्रामर की बहुत ज़रूरी होती है। तो रिटन कम्युनिकेशन भी हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपको इंग्लिश में, हिंदी में लिखना ही नहीं आता है, नोटिस, लेटर, तो आप कैसे लिखोगे, ओके। बट अगर आप बोल रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप लिटरेट भी नहीं हो तो आप बोल सकते हो। All human beings have the competence to speak one or more languages, and to achieve it, he or she does not need to be taught in formal educational environment. ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं। बाकी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर सकते हो आप उसको। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड टॉपिक पे, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सो मैं मेनली जो इम्पोर्टेंट है वही बताती हूँ।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन मेनी, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इन मैनी केसेस नो वर्ड्स आर एक्सचेंज्ड येट कम्युनिकेशन हैपन्स एज वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज. मैंने आपको बताया था कि बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स, इन सब से आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो. It is perceived that non-verbal cues form a major part of communication process. यहाँ पे ये बताया गया है कि non-verbal communication 93% यूज़ की जाती है. Therefore, it is significant that we focus our attention to this aspect of communication. The non-verbal cues are kinesis, proximis, chronemics, haptics, paralanguage, silence, साइन लैंग्वेज. ये वर्ड्स अभी आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस ही नहीं किया है. अभी मैं डिस्कस करूँगी तब आप इसको समझना. सो यहाँ पे हमने देखा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैं आपको बताती हूँ क्या होती है. इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेजेस सच एज जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा. इसको आप लिख सकते हो. अब हम देखेंगे काइनेक्सिस. Kinexis is the study of body physical movements for the purpose of communication. So kinexis is the study of body physical movements for the purpose of communication. यानी कि बॉडी में जो हम फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं कम्युनिकेशन के लिए उसको बोलते हैं काइनेसिक्स. अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो वो है पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन. लाइक मैंने आपको फेशियल एक्सप्रेशन दिया सो वो काइनेक्सिस में इंक्लूड हो जाएगा. मैंने कोई पोस्चर करा हैंड का, मैंने कुछ हैंड का मूवमेंट किया, कोई मैंने आई कांटेक्ट किया, सो ये सब काइनेक्सिस में इंक्लूड हो जाएगा. इसको देखो शॉर्ट में ही समझो क्योंकि शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए. फिर इसमें पर्सनल अपीयरेंस आ सकता है, पोस्चर मैंने आपको बता दिए, जेस्चर. अब देखो जेस्चर आपके न्यू वर्ड हो सकता है तो समझ लो. जेस्चर्स आर मूवमेंट्स मेड बाय हैंड्स, हेड और फेस. तो जेस्चर्स में हम जो भी मूवमेंट अपने हैंड्स के थ्रू, हेड के थ्रू, फेस के थ्रू बनाते हैं उनको बोलते हैं जेस्चर्स. लाइक आप अपना सिर हिला रहे हो, सिर अपना नोड कर रहे हो तो वो जेस्चर है. आप अपना हैंड मूवमेंट कर रहे हो, आप किसी को हेलो कर रहे हो, तो आप अपना फेस हिला रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना. यस, हम अपना जब हेड हिलाते हैं तो वो सब हमारा जेस्चर में इंक्लूड है. फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता ही होते हैं क्या है, आई कॉन्टैक्ट भी आपको पता है. सेकेंड पार्ट में हम अपने आएंगे वो है प्रॉक्सिमिक्स. सो प्रॉक्सिमिक्स को देखेंगे. द स्टडी, पहले आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ. इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस इन इंटरपर्सनल रिलेशंस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स. अब देखो इंटरपर्सनल हम पढ़ चुके हैं कि इंटरपर्सनल क्या होता है, जब हम किसी और इंसान से बात कर रहे होते हैं. ठीक है, सो ये एक फिजिकल स्पेस है इंटरपर्सनल रिलेशंस में. अब पढ़ते हैं इसके बारे में. स्पेस और लैक ऑफ इट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज ऑल्सो स्पीक वॉल्यूम्स. यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपको कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे बात कर रहे हो. सो आपके और उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, फिजिकल डिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होगा. लाइक यहाँ पे देखो, ये आपका एक फ्रेंड है, ये आप हो. ठीक है, अगर आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो सो आपके जो बीच में डिस्टेंस होगा ना खड़े होने का, बैठने का, वो बहुत कम होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो. वहीं पे अगर मैं आपको किसी एक स्ट्रेंजर से बात करवा दूँ, ये एक स्ट्रेंजर है और ये एक आप हो, सो स्ट्रेंजर से आप थोड़ा दूर खड़े रह के बात करोगे क्योंकि आपका अभी रिलेशन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. अब देखते हैं. व्हेन वन हग्स समवन दो नो वर्ड्स आर एक्सचेंज्ड बट द वार्मथ ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी फेल्ट बाय बोथ. जब कोई किसी को हग करता है, जब कोई किसी से गले मिलता है तो कोई भी वर्ड एक्सचेंज नहीं होते, बट जो अब कोई किसी को हग कर रहा है तो उसका मतलब कि उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं. ठीक है, तो उसमें कोई वर्ड्स तो एक्सचेंज नहीं होते बट हम उनको देख के इस चीज़ को मतलब
फील कर सकते हैं कि उनका रिलेशन कितना अच्छा है, क्योंकि हम हर किसी को तो हक करते नहीं है, जो हमारे बिल्कुल क्लोज होता है हम सिर्फ उसी को हक करते हैं. दिस इज कम्युनिकेशन. द स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स. तो यहाँ पे यही बताया हुआ कि स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस, जैसे कि आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे बात करो तो आपका और उसका स्पेस काफ़ी कम होगा, आप बहुत साथ साथ खड़े होकर बात कर सकते हो. वहीं पे कोई अगर स्ट्रेंजर है, आपको कोई इतना अच्छा फ्रेंड नहीं है, तो उसका और आपका डिस्टेंस थोड़ा दूर होगा. ठीक है ना. अब देखते हैं. अब यहाँ पे एडवर्ड ने कम्युनिकेशन स्पेस को 4 डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड कर रखा है. सो यहाँ पे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आप इसको देख सकते हो. इंटीमेट. अब देखते हैं इंटीमेट जोन. मतलब ये ना यही बताइए कि मतलब फिजिकली जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है. इंटीमेट. द इंटीमेट जोन एक्सटेंड्स जस्ट टू 18 इंचेस. तो ये इंटीमेट जोन 18 इंचेस तक हो सकता है. मेंबर्स ऑफ फैमिली, लवर्स, स्पाउसेस, रिलेटिव्स, पेरेंट्स यूजुअली कम्युनिकेट इन दिस जोन. तो जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, फैमिली से बात करते हो और रिलेटिव से बात करते हो, तो आपके बीच में इतना ही डिस्टेंस होता है. आपको ऐसा नहीं कि आपके मतलब आपके पेरेंट्स इस रूम में बैठे हुए हैं और आप छत पे जा रखे हो, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ 18 इंचेस का डिस्टेंस होता है. A handshake, a pat on the back or a hug are some of examples. तो ये handshake, pat on the back मतलब आपने किसी की आपकी पीठ किसी ने थपथपाई, जैसे हमको कोई वो करता है ना कि वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू. सो इस तरीके से. और हग, तो ये है इंटीमेट जोन के एग्जाम्पल. वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं कितना बचा है चैप्टर. पर्सनल देखो. Personal zone stretches from 18 inches to 4 feet. Close friends, colleagues, peers communicate in this zone. This zone is personal, is quite relaxed and casual place. So इसमें भी वही बताया हुआ है. पर्सनल मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह, जब आप उनसे बात करते हो तो कितना डिस्टेंस होता है. तो मतलब ये ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये याद करना डिस्टेंस, ये बात आपको समझाने के लिए है. सोशल है. अब सोशल में जब आप बात करोगे तो आप थोड़ा दूर रह के बात करोगे ना, 4 फीट टू 12 फीट. पब्लिक में जब आप बात करोगे तो 12 फीट तो मिनिमम होना चाहिए. अब देखो पब्लिक का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ एक रैली हो रही है, उसमें कोई मिनिस्टर है, वो अपनी स्पीच दे रहे हैं पब्लिक को. अब उनका और पब्लिक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा होता है. ऐसा तो नहीं होता ना कि पब्लिक बिल्कुल उनके साथ में खड़ी होती है या उनके साथ में बैठी होती है. कितना बड़ा डिस्टेंस होता है. अब वो डिस्टेंस किसी भी रीज़न के लिए हो सकता है, सिक्योरिटी रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, किसी भी रीज़न. ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया. अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. पब्लिक जोन स्टार्ट्स फ्रॉम 12 फीट एंड मे एक्सटेंड टू 25 फीट और टू द रेंज ऑफ आई साइट एंड हियरिंग. वही बताया मैंने अभी आपको. इवेंट्स आर फॉर्मल इन दिस जोन. तो ये फॉर्मल इवेंट्स होते हैं. जब कोई इवेंट आपका पब्लिक होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल वे में होता है. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है. व्हेन द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द मासेस, दे यूजुअली कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम फॉर सिक्योरिटी रीजन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक जोन. देखो यही एग्जाम्पल आ गया, मैंने इसको रीड नहीं किया था, बट ये एग्जाम्पल निकला इसका कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री के, बट हम यहाँ पे इंडिया का सपोज करेंगे क्योंकि हम इंडिया के सिटीज़न हैं. सो इंडिया के जब भी पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट जब कोई अपनी स्पीच देते हैं, जब वो एड्रेस करते हैं पब्लिक को, सो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं सिक्योरिटी रीज़न के लिए. तो ये पब्लिक जोन में काउंट होता है. अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है. नेक्स्ट है क्रोनोमिक्स. सो क्रोनोमिक्स को पहले समझते हैं मेरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में. Chronomics is the study of the use of time to communication is called मतलब Chronomics is the study of the use of time to communicate. अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है. Chronomics, how we manage our time, communicates a lot about the kind of person we are. The study of the use of time to communicate is known as chronomics. In the professional world, the time is very valuable resource. When we are late for an appointment,
people react negatively. If we arrive early, we are considered over eager. यहाँ लिखा हुआ है कि ना तो समय से बिल्कुल ही पहले पहुँच जाओ या टाइम से बिल्कुल ही देर में पहुँचो। देखो, देर तो बिल्कुल पहुँचना ही नहीं चाहिए। अब मानो कि ऑफिस में आपकी मीटिंग होने वाली है 7 o'clock, अब आपको 6:55 तक, 6:50 तक, 7 o'clock तक अपने ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। अब 7 o'clock आपकी मीटिंग है, ऐसा नहीं कि आप 5 बजे ही अपने ऑफिस में बैठ रहे हो, 6 बजे आप अपने ऑफिस में आ गए हो। नो, आपको बिल्कुल टाइम पे पहुंचना चाहिए, फिर टाइम से 5 या 10 मिनट्स पहले। और लेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेट तो आपको 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ये है उसके बारे में। अब नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स, दिस इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ टच। दिस इज़ द वे वी कम्युनिकेट बाय अ फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय टचिंग द अदर पर्सन। जैसे हैप्टिक्स देखो लैंग्वेज ऑफ टच है, यानी कि जब हम किसी को टच करके बात करते हैं। रीड करेंगे क्या है, याद रखो उसको, नोट डाउन करो। लैंग्वेज ऑफ टच। वी ऑल्सो कम्युनिकेट विद आर सेंस ऑफ टच विच इज़ नोन एज हैप्टिक्स। द वे वी कम्युनिकेट बाय आर फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय टचिंग द अदर पर्सन इज नोन एज हैप्टिक्स। एग्जाम्पल, किसिंग, स्लैपिंग, शेकिंग हैंड्स, वे ऑफ हैप्टिक्स। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, लाइक आपने किसी को स्लैप करा, चाटा मारा, तो वो चाटा ये नहीं कि आप किसी को गुस्से में मार रहे हो, कई बार हम ना एक प्यार से ही मार देते हैं, सो वो हैप्टिक्स में काउंट होता है। हम किसी से हैंड मिला रहे हैं, शेकिंग हैंड्स कर रहे हैं, सो वो हैप्टिक्स में काउंट होता है। अब लास्ट देखेंगे पैरा लैंग्वेज क्या है। पैरा लैंग्वेज इज़ द वे मीनिंग इज कन्वेड बाय हाउ वी से थिंग्स बाय स्पीकिंग। यानी कि पैरा लैंग्वेज एक ऐसा वे है कि हम अपने मैसेज को, हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे बोल रहे हैं, डेट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर द वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, उससे पहले समझो, एक सेकेंड। हाँ, पैरा लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पैरा एंड लैंग्वेज, विच मीन्स बियॉन्ड लैंग्वेज, विच मीन्स बियॉन्ड, BEYOND वाला बियॉन्ड लैंग्वेज, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सो व्हेन अ टेलीफोन बेल रिंग्स, and you pick up the receiver and hear the word hello, it not only greets you but also tells you about the gender of the person. जब आपके घर में कोई फ़ोन आया, मान लो आपने फ़ोन को रिसीव किया, वहाँ से आपको सुनाई दिया हेलो। हेलो बोलते ही आपको कितनी चीज़ें पता लग जाती हैं। जेंडर ऑफ द पर्सन, कि इंसान मेल है या फीमेल है, वॉइस से हम जज कर लेते हैं ना कि कोई मैडम का फ़ोन है या किसी सर का फ़ोन है। एंड द वॉइस इज़ ऑफ समवन फैमिलियर, क्या किसी जान पहचान की वॉइस है, या मतलब जैसे फ़ोन आया, एक होता है ना कि नंबर कई बार सेव नहीं होते, हम कई बार वॉइस से पहचान लेते कि हाँ ये तो मेरी उस फ्रेंड का फ़ोन है, ये तो मेरी मौसी का फ़ोन है, ये तो मेरी ताई जी का फ़ोन है, हम उनकी वॉइस से पहचान लेते हैं। एंड द सोशियो लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन कॉलिंग। अब आपके घर में भी एजुकेशनल ये फ़ोन आते रहते होंगे कि मतलब आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया है, आप यहाँ पे आ सकते हो, हम आपके घर आ जाएंगे काउंसलिंग करने के लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल जो होते हैं ये, तो ये आपको कॉल्स करते हैं कि आपका इसमें नेम आ गया है, आपको फॉर्म फिल करना है, आप हमसे कोचिंग्स लो, एजुकेशन लो, फ्री कोर्स लो, तो आपको पता लग जाता है कि इंसान मतलब क्या बात करने वाला है। ऑल दीज आर नॉट कंटेन्ड इन द वर्ड हेलो। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आपको उसके हेलो बोलते ही ये सब समझ में आ गया कि जेंडर क्या है, कोई फैमिलियर इंसान है या नहीं है, बैकग्राउंड क्या है उसका जो हमको फ़ोन करा है। तो वो हेलो में तो नहीं लिखा ना, हेलो में तो बस हेलो ही है, हेलो से आपको कैसा पता लग गया। बट आर मैनिफेस्ट इन द वे द वर्ड इज स्पोकन, बट जिस तरीके से उन्होंने अपने हेलो वर्ड को बोला उससे हमको पता लग गया कि जेंडर क्या है, एजुकेशनल क्या है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, तो सब पता लग गया। वोकलाइजेशन, पैरा लैंग्वेज consist of various aspects. Vocalization of the words, there are different dimensions of it based on.
अब यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम रीड करेंगे, बस डिटेल्स में आने की ज़रूरत नहीं है इतनी। वॉल्यूम के वेरिएशन। अब कोई पर्सन आपको किसी, अब क्या बोलूँ, मतलब काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको फ़ोन कर रहा है, मतलब जिसमें उसका प्रॉफिट है, सो उसकी वॉल्यूम काफ़ी ना काम होगी, मतलब काफ़ी अच्छे से बोलेगा वो आपको, हेलो सर, आप ये ऑफ़र है, आप इसको ले लीजिए, इस तरीके से। स्पीड ऑफ स्पीकिंग, किस स्पीड में बोल रहा है, पॉजेज, वर्ड स्ट्रेस। अब जैसे आपके पास कोई एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक पर्सन आपको कॉल करता है, तो वो ज़्यादातर इसी चीज़ पे स्ट्रेस करेगा कि सर आप प्लीज़ अपने बच्चे की काउंसलिंग करवा दीजिए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपको वो ये बोलेगा कि आप प्लीज़ आप इस ऑफ़र को ले लीजिए, इससे आपकी एजुकेशन स्टडी इम्प्रूव होगी, आपका स्कोर अच्छा होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड पे स्ट्रेस डालेगा, इसी वर्ड पे। अब नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस आर द स्मॉल बिट्स ऑफ साउंड दैट आर अटैच्ड टू utterances. Non-fluences, sounds such as this sounds are called as non-fluences. Non-fluences देखो हम बोलते हैं ना और ये सब चीज़ें होती हैं non-fluences में। सो ये बस रीड कर लेना, ये बाकी एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि इसको एक्सप्लेन करो। अब नेक्स्ट है हमारा साइन लैंग्वेज. Sign language refers to symbols which are commonly used within a particular community or communicative group to mean something that is constant for all the members of that community. For example, traffic signals are signs or language that are common all over the world. These signs are abstractions which people agree on the meaning to make it work. Other examples of signs are, देखो साइन लैंग्वेज तो आपको पता ही है ना कि साइन लैंग्वेज क्या होती है. साइन लैंग्वेज इसमें हम इशारों के थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करते हैं. अब साइन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि इसको सिर्फ वही लोग यूज़ करेंगे जो लोग बोल नहीं सकते. साइन लैंग्वेज का हम यूज़ सबसे मेन जो हम लोग देखते हैं साइन लैंग्वेज का यूज़, वो हम देखते हैं ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऑडियोस, ऐसे कि ट्रैफिक, जैसे कि एग्जांपल को क्या है, रोड सिग्नल्स, ग्राफ, मैप्स, अलार्म्स, साइरेंस, ये साइन लैंग्वेज है. ओके, साइन लैंग्वेज इतना ही है. नीचे देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझेंगे. कम्युनिकेशन के भी दो टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. अब ये आपको बात फॉर्मल वे में करनी है या फिर आपको बात इनफॉर्मल वे में करनी है, ये डिपेंड करता है कि मतलब क्या सिचुएशन है, करता है कि सिचुएशन क्या है. इन दैट सेंस communication can be categorized into formal and informal. Grapevine, it is very important. Grapevine is the other name for informal communication. So informal communication को हम जो दूसरे नेम से जानते हैं वो है ग्रेप वाइन. Mostly in the professional world, we tend to communicate formally as the occasion demands it. But in our personal life, we are usually informal. So यहाँ पे वही बताया गया कि जब हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है so उसमें हम बिल्कुल ही फॉर्मल तरीके से बात करना पसंद करते हैं. बट जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो फॉर्मली बात करते हैं. इनफॉर्मल वे में हम ज़्यादा बात करते हैं. नीचे है आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. रीड करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को. कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये हमको पता है. बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन इज फॉर्मल एंड पैटर्न. अब यहाँ पे ना फ्लो दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के कि वर्टिकल फ्लो होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब काफ़ी सारे हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो गई है. मैं सोच रही कि इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊँ. तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन से हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है. आप भी नोट्स बनाओ, सेकंड वीडियो का वेट करो, आएगी उसको भी देखना. उस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी मैं. ओके, चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर 2 भी अभी हो जाएगा आपका. आप अपने नोट्स बनाओ. और देखो OBE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको यही है कि जो चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ.
नोट्स बनाओगे साथ के साथ तो कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। मैं आपको नोट्स दे दूँगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ रीड करोगे, आप अभी रीड भी नहीं करोगे। आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे ना, आप उससे 5 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले खोल के देखोगे कि हाँ ये नोट्स है। लेकिन नोट्स खुद बनाओ, नोट्स खुद बनाओगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। बाकी मेरा इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, आपका ही प्रॉफिट है। सो ओबी की प्रिपरेशन में यही है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी ओबी एग्ज़ाम के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। तो मैंने ये बताया कि प्रिपेयर कैसे करना है। बाकी मैं देखती हूँ कि मुझे क्या क्या वीडियो बनानी चाहिए ओबी से रिलेटेड। सो और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, वेट करना उसका। तब तक अपना इन नोट्स को रेडी रखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।